क्लोज करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो वो बाद में डिस्कस करूंगा उस पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उफ्स जो है, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में क्लासेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चलो मैं इसको क्विकली और कम ओवरव्यू कर देता हूँ इसको। क्लास बेसिकली, अगर आपको याद हो ना, सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो आप फंक्शन डिफाइन करते थे, स्ट्रक्चर डिफाइन किए जाते थे, यूनियन डिफाइन की जाती थी, एटसेट्रा। जो स्ट्रक्चर होता था उसमें डिफरेंट टाइप के डाटा डाटा टाइप्स लाइक करेक्टर, इंटीजर, डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना लेते थे, और उस स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप यूज कर लेते थे। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर, विद इन स्ट्रक्चर, आप कोई फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते थे। फंक्शन सेपरेट एंटिटी थी, और स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डाटा टाइप्स आती थी। अब डाटा टाइप्स का मेरा मतलब क्या है, मैं ये क्विकली एक रिकैप कर रहा हूँ, अगर आपको क्लासेस के बारे में डिफरेंशिएट कराने के लिए। बेसिकली क्लासेस का डिफरेंस क्या है प्राइमरीली कि, अगर सी में आपने याद होगा तो स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ, लाइक कोई भी नाम दे दें, ए बी सी फॉर एग्जांपल, तो करली ब्रेसेस के अंदर हम स्ट्रक्चर के साथ लिखते थे इंटीजर, ए, कैरेक्टर, नेम। तो ये दो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर टाइप है, एक कैरेक्टर टाइप है। इन डाटा टाइप्स को आप यूज कर सकते थे विद, यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स को कंबाइन करके एक न्यू डाटा टाइप डिफाइन कर लें, उसको स्ट्रक्चर कहते थे सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन नहीं होते थे। क्लासेस ए लार्ज, ए बिगर एंटिटी है, जिसमें हम डाटा टाइप्स भी होती हैं, यानी लाइक ये डाटा टाइप्स, और उसके अंदर फंक्शन भी होते हैं, प्लस फंक्शंस, यानी आप उसके अंदर फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं। और उन सबको क्लास के अंदर, यानी क्लास के अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज आप इंक्लूड कर सकते हैं। फंक्शंस भी होते हैं और डाटा टाइप्स भी होते हैं। फिर आप उनको उस क्लास के नेम के साथ डाटा टाइप्स को यूज करें या फंक्शंस को यूज करें, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। लाइक अब एक क्लास डिफाइन करेंगे ना जब पाइथन के अंदर, तो हम क्लास का एक कीवर्ड लिखेंगे शुरू में। जब भी क्लास डिफाइन करनी हो, क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, और ये नेम है ऑफ क्लास है, यानी कोई भी नाम रख लें आप क्लास का जो नाम देना चाहें। लाइक अभी यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नेम एम्प्लॉय है। ठीक है। और कॉलन के साथ ये है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन मेथड है पाइथन का। कॉलन अपेंड किया जाता है जब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब यहाँ से जो आइडेंटिशन है, ये अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि यहाँ पे करली ब्रेसिस, सी में करली ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज किया जाता था जो ग्रुप होता था कमांड उसका, या कमांड सूट कह ले, जो सूट होता था उसको हम करली ब्रेसिस में इनक्लोज करते थे। जबकि पाइथन के अंदर आइडेंटिशन के साथ सूट बनता है। इस क्लास का जो सूट है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चलता है। और क्यों हम, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा क्लास के अंदर इंक्लूड है, क्लास की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है, इसलिए कि इसकी आइडेंटिशन जो लेफ्ट साइड से स्पेस है जिसके बाद ये टाइपिंग हो रही है, दैट इज सेम। ठीक है। सेम आइडेंटिशन पे ये सारी वैल्यूज डिफाइन हुई हैं। अगर आप इस आइडेंटिशन से बाहर निकाल दें किसी को, मीन्स कि आप इस डेफ को यहाँ पे डिफाइन कर दें, यहाँ पे डेफ लिखें और ये लिख दें, तो देन दिस मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, तो बेसिकली इस क्लास के अंदर देखिएगा, ये जो है, ये डिस्क्रिप्शन है क्लास किसके
के से रिलेट करती है, ये वो डिस्क्रिप्शन है। और ये जो पहला लिखा हुआ ना वेरिएबल EMP एम्प्टी काउंट या EM काउंट, ये एक वेरिएबल है, यानी ये डाटा टाइप है। और डेफ के साथ आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट 1-2 लेक्चर पहले बताया था कि डेफ के साथ हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिस तरह ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। ये इनिशियलाइज का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मैं आगे जाके इसमें बताता भी, बात भी करता हूँ इस पे। तो यानी ये भी एक फंक्शन है, इसके साथ हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को। तो यानी इस क्लास के अंदर डाटा टाइप भी है और फंक्शंस भी हैं, और सारे इंक्लूड हैं विद इन वन क्लास, इम्प्लाई क्लास के अंदर। ठीक है, जी मेरी बात सर। समझ आ रही है? सर जी लिमिट जी। तो नहीं है कि इतने ही फंक्शंस या इतने डाटा टाइप्स इसमें आने चाहिए नहीं, जितने तब मर्जी आप हम? डिफाइन, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ओके सर। हाँ जी, ये ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने डाटा टाइप्स और कितने फंक्शंस आने चाहिए। नॉर्मली लॉजिक ये होती है कि आप देखें, मैं अगर क्लास एक डिफाइन करना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो मैं ये सोच के डिफाइन करूंगा क्लास कितनी बड़ी होनी चाहिए कि जितनी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, रिलेटेड कंसेप्ट हैं या रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो उसके अंदर आ जाएं। जो उससे रिलेट नहीं करते उसको उसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है। इससे ये होता है कि इजीली ट्रैक हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज कहूँ जी 7th सेमेस्टर, तो 7th सेमेस्टर की क्लास के अंदर वही लोग या वही फंक्शन डिफाइन किए जाएंगे जो 7th सेमेस्टर से रिलेट करते होंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप उसमें वो फंक्शन भी डिफाइन करें जो आप, लाइक, जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है वो 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं, जबकि आप लोगों की 1 साल की इंटर्नशिप नहीं होती। आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ते। तो पॉइंट मेरा कहने का है, जो फंक्शंस या जो डाटा टाइप्स रिलेट करती हों, ये बस लॉजिकल बात है, ये कोई रूल नहीं है ये। तो नॉर्मल लॉजिक, कॉमन सेंस यही कहती है कि हम जो रिलेटेड फंक्शंस और रिलेटेड डाटा टाइप्स है उनको उसके अंदर डिफाइन, एक क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। अगर वो रिलेटेड ना हो तो उसके लिए सेपरेट क्लास डिफाइन करके उसके अंदर उसको ले जाते हैं। ग्रुप करना है ना एक चीज़ों को, डाटा टाइप्स और फंक्शंस को ग्रुप करना है, तो ग्रुप उस तरह ही किया जाता है कोई समहाउ उनकी कोई रिलेशन हो आपस में। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप? जी सर। अच्छा ठीक। अच्छा, जब क्लास को, नॉर्मली हम क्लास को, जब ये इम्प्लाई की क्लास है इसको यूज करते हैं, ये तो डेफिनेशन है क्लास की। इसको हम यूज जब करेंगे, इंस्टेंसिएशन, यानी इंस्टेंसिएशन करेंगे इसकी, ऑब्जेक्ट डिफाइन करके, वो बाहर से करेंगे, यानी इस क्लास की डेफिनेशन में इस क्लास को यूज नहीं करेंगे करते नॉर्मली। लेकिन अगर क्लास के अंदर इसी क्लास को यूज करना हो, तो फिर हम सेल्फ का एक वर्ड यूज करते हैं जो बेसिकली इसी क्लास को रेफर कर रही है। अब लिखा हुआ है सेल्फ डॉट नेम, तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लाई क्लास के अंदर जो नेम का वेरिएबल है उसको हमको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सेल्फ डॉट सैलरी मीन सेम क्लास जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं, उसी क्लास के अंदर सैलरी का एक डाटा टाइप है, उसको आप कोई वैल्यू असाइन कर रही हैं, सैलरी असाइन कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ इम्प्लाई डॉट एम्प्टी काउंट, यानी इस क्लास को इसके अंदर ही एक्सेस करके और उसकी इंक्रीमेंट की हुई है। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले इम्प्लाई, और उसको हमने पैरामीटर पास किया हुआ सेल्फ का। मतलब ये है कि हमने इस क्लास को ही यहाँ पे पास किया है, और फिर सेल्फ डॉट नेम प्रिंट किया और सेल्फ डॉट सैलरी प्रिंट किया है। तो सेल्फ is a keyword which is being used for reference of या referring of the same class। जब आप उस क्लास के अंदर ही उसको यूज करना चाह रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो, तो फिर हम उसके लिए सेल्फ का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, ये जो कुछ चीजें हैं ना, कुछ और यानी ये हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर इसका क्या क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आगे जाकर बात करता हूँ इस पे। इनिशियलाइज का कंस्ट्रक्टर जो है, अब लाइक ये देखिएगा, क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। क्लास हमने ऊपर डिफाइन की थी, जो अभी मैं इम्प्लाई क्लास आपकी डेफिनेशन दिखा रहा था। जब हमने उस क्लास को यूज करना है, तो मैं पैरामीटर उसको पास इम्प्लाई, और पहला पैरामीटर उसको पास किया है नेम,
दूसरा पैरामीटर उसको पास किया एक नंबर, ठीक है। अब नेम जो है वो इस क्लास को पास होकर यहाँ पे आ जाएगा, और सैलरी जो न्यूमेरिक डिजिट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको पास होगा इस तरह, ठीक है। और उस नंबर और नेम के साथ सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट सैलरी इनिशलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंसिएशन, यानी जब क्लास को यूज करने लगे, क्लास को कॉल करने लगे, फंक्शन में तो हम कॉल का वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंसिएशन। और इंस्टेंशिएट करके हमने इस क्लास को ये कॉल करके इंस्टेंशिएट करके उसको एक नाम दे दिया है, EMP1। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी क्लास की इंस्टेंट कोई भी बना लें और उसको जिस वेरिएबल के साथ असाइन कर दिया जाए, जिस वेरिएबल को वो क्लास इंस्टेंशिएशन असाइन कर दिया जाए, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यानी EMP1 इज एन ऑब्जेक्ट और EMP2 भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों के पैरामीटर डिफरेंट है, इसमें हमने ये नेम पास किया था, इसमें ये नेम पास किया था, और ये वैल्यू पास की थी। तो है सेम क्लास की इंस्टेंसिएशन, जस्ट जो इनपुट पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, और उनको हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करके सेव किया है। बात समझ आ रही है आपको? जी सर। अब जब मैंने इस क्लास को हमने, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, यानी ये समझिएगा क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी EMP1 के अंदर आ गई है। यानी जिस तरह एक इंसान है ना, ह्यूमन जनरल क्लास, जब आप उस क्लास में से उसकी क्लास की एक कॉपी लेते हैं और उसको नाम दे दें कोई भी, फॉर एग्जांपल मानी, तो ये इंसान का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जिसको हम इंस्टेंट क्लास इंसान है, और पर्टिकुलर उसका इंस्टेंट जो है वो है मानी, या पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसको, जो नेम हमने ऑब्जेक्ट दिया वो है EMP2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली उसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नेम हमने उसको डिफरेंट दे दिया हुआ है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स या कोई और, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास को कॉल किया विद दीज पैरामीटर्स, उसको हमने नेम दे दिया, ऑब्जेक्ट नेम था EMP1। एम्प्लॉय का क्लास को ही कॉल कर इंस्टेंशिएट किया बट विद दीज पैरामीटर्स, तो देन वी नेम इट विद EMP2। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर सारी क्लास की प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर क्लास की इंटरनल किसी वेरिएबल को, डाटा टाइप को या फंक्शन को कॉल करना है आपने, तो फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट नेम EMP1 फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट नेम डॉट के साथ हम इंटरनल वैल्यूज या इंटरनल फंक्शंस को कॉल करते हैं। डॉट डिस्प्ले इम्प्लाई, ये डिस्प्ले इम्प्लाई जो है था ये फंक्शन था, या देखिएगा यहाँ पे मैंने डिफाइन, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है, ये फंक्शन है डिस्प्ले इम्प्लाई वाला, सही है। जी सर। तो क्लास EMP1 डॉट डिस्प्ले इम्प्लाई उसी फंक्शन को कॉल किया है, तो वो जो आपने पैरामीटर पास किए थे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह EMP2, अब इस क्लास को इस ऑब्जेक्ट को आप कॉल कर यूज कर रहे हैं डॉट डिस्प्ले इम्प्लाई, अब ये दोनों पैरामीटर्स के साथ वो आपकी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। सर ये जो एम्प्लॉय जारा और एम्प्लॉय मानी है, ये दोनों एक ही क्लास में आएंगे, बस ऑब्जेक्ट इनके डिफरेंट कर दिए हैं। एम्प्लॉय यानी ये जो ये है ना, ये क्लास नेम है एम्प्लॉय। सेम क्लास को सेम क्लास को इनपुट पैरामीटर डिफरेंट पास कर रहे हैं आप, ठीक है। जी सर। और ऑब्जेक्ट नेम डिफरेंट है उसका, यानी ये पैरामीटर पास करके उसको हमने ऑब्जेक्ट नेम ये दे दिया, ये पैरामीटर पास करके ऑब्जेक्ट नेम ये दे दिया उसको, ओके सर। सही है। जी सर। अच्छा, अब इसी तरह ये मेरे ख्याल में समझ आ गया, फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, क्लास के फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट हमने लिखी है प्रिंट टोटल एम्प्लॉय, ये एज इट इज स्ट्रिंग लिखी आ जाएगी। फिर हमने क्लास को एम्प्लॉय डॉट EMP काउंट
उसी क्लास के, अब ये हमने हालांकि ऑब्जेक्ट के साथ भी इनको कॉल किया जा सकता था, लेकिन जनरल क्लास के साथ उसको क्लास नेम के साथ किया है, तो दो एम्प्लॉय का काउंट आएगा, क्योंकि जब आपने ये पैरामीटर पास किया और फिर ये पैरामीटर पास किया तो ये काउंट बढ़ता गया। जब भी आप उस क्लास को जब भी आप क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं ना, इंस्टेंशिएट समझ आ गई ना मेरी बात, जी यानी सर। उसकी उसकी कॉपी बनाते हैं। जब भी क्लास की कॉपी क्रिएट करते हैं ना, तो ये जो इनिशियलाइज का फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। इंस्टेंशिएशन के अंदर जब वेन एवर आप क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे या क्लास की कॉपी क्रिएट करेंगे, तो इनिशियलाइज का फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो जब आपने इस क्लास की को दो दफा इंस्टेंशिएट किया, एक यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया, एक यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया, मींस दो कॉपीज क्रिएट की, तो दोनों दफा ये इनिशियलाइज का फंक्शन दो दफा रन हुआ है। तो इसलिए इसने जो ईएमपी काउंट का वेरिएबल था जिसको जीरो से इनिशियलाइज किया था, दो दफा रन होने से ये कंपाउंड स्टेटमेंट जानते हैं आप क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का, ईएमपी काउंट इज इक्वल टू ईएमपी काउंट प्लस वन, यानी ईएमपी काउंट की प्रीवियस वैल्यू के अंदर वन ऐड कर दे। इसी सारे स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी ईएमपी काउंट सेम वेरिएबल है और जिसको असाइन कर रहे हैं वो भी सेम वेरिएबल है। इसको कंपाउंड वे में लिखने का मेथड ये है कि आप इस तरह लिख दें, ईएमपी काउंट प्लस इज इक्वल टू वन। इसका मतलब यही चीज है जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जी सर। समझ आ गई ना बात की? जी सर, आ गई है। तो ये दो दफा रन होगा क्योंकि हमने दो दफा क्लास की कॉपीज क्रिएट की है, यानी दो दफा इंस्टेंशिएट किया उसको, इसलिए इनिशियलाइज का फंक्शन दो दफा रन हुआ है। जब दो दफा रन होगा तो वो काउंट उसका बढ़ता रहेगा। पहली दफा इंस्टेंशिएट करने से काउंट वन हुआ, फिर दूसरी दफा इंस्टेंशिएट करने से काउंट टू हो गया। तो इसलिए जब आपने उसको प्रिंट किया तो टू प्रिंट हुआ। ठीक है, जी सर। अच्छा इसके अंदर हमने एक हमने ना ईएमपी, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके साथ हमने क्या, ईएमपी डॉट एज, यानी ईएमपी के अंदर एक वेरिएबल है, डाटा टाइप है एज, उसको वैल्यू साइन की है 7। ठीक है, अब हम ये चेक कर, हालांकि आप ऊपर देखें डेफिनेशन में ऐसा कोई एट्रीब्यूट या कोई ऐसा पैरामीटर इसके अंदर नहीं है एज के नाम से इस क्लास के अंदर। तो ये जस्ट समझाने के लिए, ये जो पैरामीटर जो डाटा टाइप उसके अंदर डिफाइंड नहीं है, उसको हमने एक वैल्यू साइन की है। और फिर हम चेक कर रहे हैं प्रिंट हैज एट्रीब्यूट, यानी ये जो एज का एट्रीब्यूट क्लास के अंदर है या नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि पहले ये नहीं था, जब आपने ये emp1.age, अच्छा मेरी बात ये थोड़ी सी गौर से समझिएगा, यहाँ पे एक फर्क आपको समझा दूं। जब आपने लिखा ना emp1.age, एज का डाटा टाइप पहले उसके अंदर नहीं था, लेकिन जब आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया तो अब उस क्लास के अंदर ये ऐड हो जाएगा एज का। ठीक है, और उसको वैल्यू साइन हो जाएगी 7। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? जी सर। लेकिन जब आप फिर आप उसे अगर ये पूछते हैं ना कि प्रिंट हैज एट्रीब्यूट, ये कमांड बिल्ट इन फंक्शन है emp1, यानी इस emp ऑब्जेक्ट के अंदर एज नाम का एट्रीब्यूट है, अगर तो ये एट्रीब्यूट हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये एट्रीब्यूट ना हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने एज का एट्रीब्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर, दैट्स व्हाई इट विल कम ट्रू। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना कि प्रिंट हैज एट्रीब्यूट emp
टू डॉट एज। आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा इसका, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स सर। क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं ऐड किया, हमने EMP1 के अंदर ऐड किया है। बात समझ आ गई ना आपको? मेरे ख्याल में बात समझ आ गई आपको। ये सर आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह करता कि मैं लिख देता ये वाला EMP1.age की बजाय लिख देता एम्प्लॉय डॉट एज इज इक्वल टू 7, फिर ये इस कमांड का क्या आंसर आया ना था? सर फिर भी ट्रू आता। और इसका? सर इसका भी ट्रू होता फिर। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह आपने, आपको समझ आ गई है, वेरी गुड। आप मेरे ख्याल में पहले दिन से ही सारे लेक्चर अटेंड कर रही हैं। जी सर। हाँ, चलो ठीक है। मेरे ख्याल में और दूसरों ने सीखने की कोशिश भी नहीं की, नहीं, या नियत भी नहीं थी, आप नहीं सर। ये चलो वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात भी समझ आ गई कि मुझे अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है कि वो एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, जिस तरह ये इनिशियलाइज का कंस्ट्रक्टर है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर जो इनिशियलाइज का। और मैं ये आपको बताया था, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसने जैसे ही क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट ये रन हो जाएगा। जो वैल्यू, क्योंकि इसका पर्पस होता है इनिशियलाइजेशन करनी, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, फंक्शंस को इनिशियलाइज करना। तो बाय डिफॉल्ट ये जो इनिशियलाइज का कंस्ट्रक्टर है ये रन हो जाएगा, इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और वैसे इसके लिखने का मेथड ये है कि डबल अंडरस्कोर इनिशियल इन INIT, डबल अंडरस्कोर मींस इनिशियलाइज। तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर रन होगा और हमेशा इससे इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। और अगर आप इसकी तरह के और भी एट्रीब्यूट्स हैं बिल्ट इन, लाइक डिक्शनरी, लिखा हुआ ना आपकी नजर आ रहा है, DIC, डबल अंडरस्कोर DICT एंड डबल अंडरस्कोर मींस डिक्शनरी। तो क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे प्रिंट आ जाएंगे। लाइक अगर आप लिखते हैं ना एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आप लिखें अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट एम्प्लॉय डॉट, सॉरी हाँ जी, डॉट डबल अंडरस्कोर DICT डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने भी क्लास के अंदर नेम स्पेस है, नेम स्पेस का मतलब है जितने भी डेटा टाइप्स जो नाम है उनके, और जो फंक्शंस के नाम, सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब यही एम्प्लॉय क्लास में देखिएगा, मैं जाकर बताता हूँ आपको वहाँ पे क्या क्या नेम है। एक EMP काउंट नेम है, ये एक डाटा टाइप का नेम ही है ना, वेरिएबल जिसको हम कह रहे हैं उसका नेम दिया हुआ है ना, ये वाला, ठीक है। जी सर। एक ये नेम स्पेस है, और एक डिस्प्ले एम्प्लॉय, एक ये फंक्शन है, ये दोनों इसके अंदर यूज हुए हुए हैं। फिर नेम का और सैलरी का भी यूज हुआ हुआ है डाटा टाइप्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी, जितने नेम इस क्लास के अंदर यूज हुए हैं, वो डाटा टाइप्स के लिए हों या फंक्शंस के लिए हों, वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। बात समझ आ गई है? जी सर। और चाहिए, और अगर आप लिखें एम्प्लॉय डॉट डॉक, तो ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगी जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। और ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू में लिखते हैं जब क्लास डिफाइन करने लगते हैं। ये जो लिखी हुई थी ना, मैं उस वक्त ये बात नहीं की क्योंकि अब आगे आनी, ये वाली इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ये बताती है ये क्लास किसके बारे में है। तो आप एक स्ट्रिंग लिख देते हैं शुरू में, जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि ये क्लास किस काम के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं और क्या पर्पज है इस क्लास का, ठीक है। जी सर। तो जब आप ये करेंगे ना, प्रिंट एम्प्लॉय, सॉरी क्या गया ये, प्रिंट एम्प्लॉय डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर,
तो जो उसकी डॉक स्ट्रिंग है ना क्लास की, वो प्रिंट हो जाएगी, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट नेम, यानी एम्प्लॉय डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डॉट डबल अंडरस्कोर, तो इसका, इससे क्या होगा, क्लास का नेम प्रिंट हो जाएगा, क्लास का नेम एम्प्लॉय था, ठीक है। जी सर। और ये मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बात आपसे पहले भी कर चुका हूं। इसी तरह डेल का भी है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये किसी भी जो वेरिएबल्स आपने इनिशलाइज किए थे, जिनको आपने कंस्ट्रक्टर के साथ ऑटोमेटिकली इनिशलाइज किया था, जब आप क्लास को यूज करके क्लोज करने लगते हैं तो डिस्ट्रक्टर के साथ उन्हीं इनिशलाइज वेरिएबल्स को आप डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ताकि मेमोरी को फ्री किया जा सके। सही है। सर ये समझ नहीं आया। देखें, जब आपने क्लास को इंस्टेंशिएट किया, इंस्टेंशिएशन से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट उसके जो डेटा टाइप्स हैं वो इनिशलाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब जब डाटा जी टाइप को सर। आप इनिशलाइज करेंगे तो मेमोरी में वो डाटा टाइप कोई वैल्यू सेव करेंगे ना, यानी मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन जब सपोज आपने क्लास यूज कर ली, अब इस क्लास को आप यूज नहीं करना चाह रहे, आप कुछ और करना चाह रहे हैं कोड के अंदर, तो आप वो जो कंस्ट्रक्टर ने इनिशलाइज किया हुआ है और मेमोरी के अंदर वैल्यूज को सेव किया हुआ है, तो मेमोरी तो ऑक्यूपाइड है, उस मेमोरी को खत्म करने के लिए, फ्री करने के लिए, डिस्ट्रक्टर के साथ हम उसको फ्री कर देते हैं, क्योंकि अब यूज नहीं है उसका। इस बात समझ आ गई है। जी सर आ गया। तो ये बेसिकली डेल के साथ हम उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रक्टर। अच्छा, एक है इनहेरिटेंस। जो एट्रीब्यूट्स यानी डेटा टाइप्स और फंक्शंस किसी क्लास के अंदर हों, वही डेटा टाइप्स, और जिस तरह हम कहते हैं कि जी ये इनहेरिटेंस में औलाद को या बच्चे को प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी फादर की थी, वही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में बच्चे के बेटे के पास आ गई। इसी तरह अगर एक क्लास की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट्स को दूसरी क्लास इनहेरिट कर ले, यानी एक पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो, तो जो प्रॉपर्टीज पेरेंट की होंगी वही प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर आ जाएंगी, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा जी। हुआ है, एक क्लास को हमने नेम कोई भी रख सकते हैं, इसको नेम दिया हुआ है जस्ट समझाने के लिए, पेरेंट नाम दिया हुआ है, यानी ये इस नेम पेरेंट देने का मतलब ये नहीं है कि ये पेरेंट है क्लास, मेरी बात गौर से समझिएगा। इसका नाम ए भी, कुछ भी नाम हो सकता था, यहाँ पे आप लिख देते लेट्स सपोज पी, या नाम लिख दें इसको C1, या CL कह दें, CL कह दें, या कोई भी नाम दे दें। तो ये नाम दे के हमने ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और ये एक इसके अंदर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब एक और क्लास डिफाइन किया है, इसका नेम जो मर्जी रख दें, जो मर्जी नेम रख दें, लेकिन जो हम इसको पास कर रहे हैं ना, वो हम एक क्लास को पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप। पेरेंट क्लास जी या जो सर। भी क्लास, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए करने लगा हूँ। एक क्लास मैंने डिफाइन की, एस, सॉरी इस तरह कर लेते हैं, टीच के नाम से एक क्लास डिफाइन की, ठीक है। एक और क्लास डिफाइन की ST के साथ, ठीक है। लेकिन जब ST डिफाइन कर रहा था, ये क्लास इसको एज ए पैरामीटर पास कर दी। इसका मतलब ये हुआ, जब आप इस तरह करें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अभी क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ये चाइल्ड है, और उसको पेरेंट क्लास आप एज ए पैरामीटर इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। समझ आ गई ना बात की। तो यानी चाइल्ड को पेरेंट इनहेरेंट किया जाता है, या पेरेंट की एट्रीब्यूट्स इनहेरेंट किए जाते हैं। अब ये हमने क्लास पास किया, दैट मींस दिस इज इनहेरिटेंस।
अब जो प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की है वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब लाइक ये तो कंस्ट्रक्टर लिखा है, फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना सुपर का, ये बात थोड़ी सी समझ लीजिएगा। जब हम सुपर का फंक्शन यूज करेंगे डॉट, इसका मतलब ये है कि हम इस क्लास के अंदर कुछ नहीं करना चाह रहे, इस क्लास की वैल्यूज को या उसकी मेथड्स को चेंज करना चाह रहे हैं, उसको कहते हैं ओवरराइड करना। ओवरराइड मींस जो ऑलरेडी है उसके ऊपर कुछ और कर देना, ठीक है। तो पेरेंट को ओवरराइड करने के लिए आपको सुपर का फंक्शन यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, पेरेंट क्लास को का कंस्ट्रक्टर कॉल किया इस कमांड में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? इस कमांड में जी जी सर। सुपर के फंक्शन के साथ हमने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसमें हमने प्रिंट करा दिया कॉलिंग चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। हालांकि जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था तो प्रिंट ये होता था कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर, यही होता था ना, ये प्रिंट होना है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब आप ओवरराइड कर देंगे विद सुपर डॉट, अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन है, ये फंक्शन बाद में डिफाइन हो जाएगा। अब अगर थोड़ा नीचे जाके देखिए, जब हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट करने लगे हैं, चाइल्ड की क्लास को इंस्टेंशिएट किया सी ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर हमने लिख दिया सी डॉट ग्रीट, यानी सी मीन्स चाइल्ड की क्लास के अंदर जाके चाइल्ड की क्लास के अंदर जाके ग्रीट का फंक्शन कॉल करें। हालांकि चाइल्ड की क्लास में आपको नजर आ रहा है ग्रीट का कोई फंक्शन नहीं है, नहीं है ना फंक्शन चाइल्ड की क्लास में। यस सर, नहीं है। तो ये कहाँ से आएगा, क्योंकि इसको इनहेरिटेंस में वो ग्रीड का फंक्शन पेरेंट से मिला है, लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से वो फंक्शन इसके अंदर होगा। मेरी बात समझ आ गई आपको? जी सर। तो इसी तरह अगर आप लिखेंगे ना सी डॉट चाइल्ड ऑनली, तो ये तो चाइल्ड का ही फंक्शन है, ये तो एज इट इज ही यानी एक्सेस हो जाएगा फंक्शन। लेकिन सी डॉट क्रिएट which was this function was not the part of child class definition, so that is being inherited from parent class। तो इसलिए ये ग्रेड का फंक्शन अब यूज हो जाएगा। अच्छा अब हमने लिखा कि प्रिंट इज सब क्लास, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या चाइल्ड क्लास इज सब क्लास ऑफ पेरेंट। सब का मतलब ये है कि चाइल्ड। मेरी बात फॉलो कर रही है ना आप? जी सर। तो आंसर इसका ट्रू आएगा। अगर आप लिखते पेरेंट पहले और चाइल्ड बाद में तो आंसर फॉल्स आना था, क्योंकि वो फिर ये पूछा जा रहा है क्या वेदर इज सब क्लास पेरेंट इज चाइल्ड इज पेरेंट इज सब क्लास ऑफ चाइल्ड, विच इज इनकरेक्ट। चाइल्ड इज सब क्लास ऑफ पेरेंट। जिस तरह हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट में से कुछ सेट निकाल लें तो वो यूनिवर्सल सेट का ही सब सेट होता है, इसी तरह चाइल्ड इज सबसेट ऑफ पेरेंट नॉट, ठीक है। जी सर। सर अगर जो फंक्शन पेरेंट क्लास में है, अगर सेम फंक्शन हम उसको चाइल्ड क्लास में लिख दें, मतलब हमने उसको कॉल किया हुआ है लेकिन फिर भी हम सेम फंक्शन लिखते हैं, तो वो ओवरराइड हो, यानी वो बेसिकली यहाँ पे एक ओवरराइड वाला, ओवरराइड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ओवरराइड उस होता है जब सुपर का आप फंक्शन कॉल करके लिखते हैं। अगर आप वही नाम से फंक्शन कॉल कर देंगे तो फिर एक ये लॉजिकल एरर आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी इनहेरेंट हुई है उसी को दोबारा क्यों रीडिफाइन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनहेरेंट हुई है या जो एट्रीब्यूट ऑलरेडी इनहेरेंट हुआ है उसको क्यों आप बार बार यानी कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं उसको फंक्शन को, ठीक है। जी सर। इसलिए वो लॉजिकली इनकरेक्ट है वो। मतलब पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अगर तो वो हो ना, अ, क्या कहते हैं उसको,
डिफाइंड ही ना हो, अब वो इनहेरिटेड है और उसके बावजूद आप उसको डिफाइन करें, दैट इज लॉजिकल इनकरेक्ट। अच्छा चलिए ठीक ओके सर। है। अब फिर ये बेसिकली ये मेरे ख्याल में सारी बात आपको समझ आ गई, ये वाली बात। आगे नेक्स्ट है ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग के बारे में मैं इनिशियली बेसिक बात की है, मैं उसको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओवर राइड क्या है कि आप पेरेंट की वैल्यू को चेंज कर दें, पेरेंट की वैल्यू को ओवर राइड कर दें। जिस तरह डिफाइन ग्रीड, ये देखिएगा यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया है हमने ग्रीड का पेरेंट के अंदर, और यहाँ पे जाके चाइल्ड में जाके जो प्रॉपर्टीज आ गई हैं फिर उसको हमने ग्रीड के साथ ओवरराइड कर दिया। ठीक है, सुपर के साथ भी ओवरराइड होता है और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के साथ भी वो ओवरराइड ही हो जाएगा अल्टीमेटली। यानी आप इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन के साथ चेंज कर रहे हैं। तो पहले तो ग्रीड के फंक्शन में पेरेंट ग्रीड प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ओवरराइडिंग की वजह से, ओवररिडन की वजह से वो चाइल्ड ग्रीड प्रिंट होगा। जब आप लिखेंगे चाइल्ड डॉट ग्रीट, अगर ये ओवरराइड जो भी आप मुझसे पूछ ही रही थी, बल्कि बल्कि वो बात वही आ गई है कि अ, कि आप उस सेम फंक्शन है। सेम फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इसको इंस्टेंशिएट इनहेरिटेड भी हुआ था, इनहेरिटेंस में भी आया था, स्टिल आप उसको राइट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, चाइल्ड के अंदर पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि चाइल्ड की प्रॉपर्टीज पेरेंट में ना हो, चाइल्ड में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हों जो आपने डिफरेंट डिफाइन की हो, जो चाइल्ड के अंदर हो लेकिन पेरेंट के अंदर ना हो। ठीक है। जी ये सर। मैं इसलिए कह दूं कि ये जो डेफिनेशन है ना, इस सबसेट, तो पेरेंट इज सबसेट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड सबसेट ऑफ पेरेंट नहीं होता, पेरेंट सबसेट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि ये इनहेरिटेंस के साथ इसमें आ जाता है। ठीक है, ये मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, मैं पीछे उल्टा इसको कह दिया था। मेरी बात समझ आ गई है ना क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। अच्छा, ये फिर क्लास बेस वन, क्लास बेस टू और क्लास ड्राइव्ड, अब दोनों क्लासेस को, बेस वन और बेस टू को हम पास करें इस क्लास में ड्राइव्ड में, दैट मीन्स कि ड्राइव इज मल्टीपल इनहेरेंट, यानी ये चाइल्ड है ऑफ दीज टू पेरेंट क्लासेस, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। दो पेरेंट क्लासेस पास की जा रही है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही है। जी सर। एक है डाटा मैंगलिंग। मैंगलिंग ये होता है कि आप किसी एट्रीब्यूट को हाइड करें जो क्लास के बाहर से जाके एक्सेस भी ना हो और एडिट भी ना हो, यानी प्राइवेट करना किसी क्लास के डाटा टाइप को, उसको कहते हैं मैंगल्ड, मैंगलिंग या मैंगल्ड। इसका मेथड ये होता है कि अब जब एक क्लास हमने डिफाइन किया है, जस्ट काउंटर के नाम से क्लास डिफाइन की है, और उसमें हमने एक सीक्रेट काउंट का एक डाटा टाइप डिफाइन किया है, लेकिन इसके शुरू में डबल अंडरस्कोर लगा दिए। जब स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर सिर्फ लगा दिए जाए, दैट इज प्राइवेट वेरिएबल, यानी ये सिर्फ इस क्लास के लिए एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर से इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैंगल्ड है, प्राइवेट है। ठीक है। जी सर। और फिर हमने ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और सेल्फ डॉट, इसी को अब देखें क्लास के अंदर ही जो फंक्शन है उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए एक्सेस हो जाएगा, क्लास के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। तो सेल्फ डॉट मैंगल्ड सीक्रेट काउंट प्लस वन मीन्स कि इसका इंक्रीमेंट करेगा, यही कंपाउंड स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी वो है, और फिर साथ प्रिंट कर दिया इसको। सही है। तो यहाँ जी पे सर। जाके हमने क्लास इंस्टेंसिएशन की है, इस क्लास को कॉल करके इस काउंटर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के अंदर सेव कर दिया, यानी ये ऑब्जेक्ट है। अब काउंटर ऑब्जेक्ट के साथ काउंटर डॉट काउंट, यानी इस काउंटर ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन है काउंट का, उसको कॉल किया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, वन आ जाएगा, क्योंकि
सीक्रेट काउंट का जो वेरिएबल है इंटरनली वो पहले 0 था। जब आपने काउंट के वेरिएबल को कॉल किया, काउंट के फंक्शन को कॉल किया, तो वो उसने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और इसलिए आपका 1 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा काउंटर डॉट काउंट, फिर दोबारा उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं आप। पहली दफा कॉल किया, फिर दूसरी दफा फिर कॉल करें, फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा काउंट में, जो पहले 1 था अब 2 हो गया। बात समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। अच्छा, अगर आपने मिंगल्ड वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसका एक एक मेथड भी है प्राइवेट को, कि आप लिखें काउंटर मींस ये ऑब्जेक्ट डॉट जस्ट काउंटर, यानी ये जो क्लास है इसके शुरू में सिंगल अंडरस्कोर, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्राइवेट। यानी क्लास को सॉफ्ट प्राइवेट किया और फिर उसका मिंगल्ड वेरिएबल आपने एक्सेस किया। ये एक बड़ा स्पेशल मेथड है कि प्राइवेट को एक्सेस करने का, कि आप क्लास को भी पहले सॉफ्ट प्राइवेट लिखें, यानी काउंटर ऑब्जेक्ट है डॉट अंडरस्कोर मींस सॉफ्ट प्राइवेट क्लास नेम, फिर डबल अंडरस्कोर जो उसका प्राइवेट वेरिएबल है वो। तो आज आप प्रिंट करेंगे तो फिर आंसर 2 आ जाएगा। बात समझ आ गई है ना? अब हम बेसिकली काउंट के फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, हम बेसिकली सीक्रेट काउंट का जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, पर पाइथन हैज नो ट्रू, यानी इन ट्रू स्पिरिट तो कोई भी प्राइवेट नहीं है, लेकिन मिंगल्ड का समहाउ ये प्राइवेट आप कर सकते हैं उसको। ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कोई नहीं होता, विद मिंगलिंग यू कैन मेक इट प्राइवेट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, बट स्टिल इट इज नॉट प्योरली प्राइवेट। तो ये वाली बात मैं अभी आपको बता दी है कि पहले आप प्राइवेट सॉफ्ट प्राइवेट, एक है अंडरस्कोर का मतलब सॉफ्ट प्राइवेट होता है, और डबल अंडरस्कोर का मतलब है मैंगल्ड मींस प्योरली प्राइवेट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको ओवरलोडिंग का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डी अंडर मींस के डी फॉर डबल, डी फॉर डबल और अंडरस्कोर, एंड डी स्टैंड्स फॉर डबल अंडरस्कोर। जो डी अंडर है ना, डी अंडर का मतलब ये है कि आप दो डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में लगाएं, दो डबल अंडरस्कोर बाद में लगाएं। अब ये लिखा है, देखिए पहले तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था जिसकी डबल, जो डी अंडर था, जो मैंने शुरू में आपको कंस्ट्रक्टर बताया उसको ही सिर्फ डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट किया था और डबल अंडरस्कोर पे खत्म किया था। लेकिन आप किसी मल्टीपल टाइप्स के इस तरह के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो डी अंडर्ड होते हैं। डी अंडर्ड मतलब कि डबल अंडरस्कोर, इनिशियलाइज डी अंडर्ड, स्ट्रिंग डी अंडर्ड, ऐड डी अंडर्ड। अब जब हमने इसको ये सारे डी अंडर्ड कर दिए ना, जैसे ही आप इस क्लास को आप इंस्टेंशिएट करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। यही मैंने आपको बता रहा था शुरू में, कि जब आप किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, वेक्टर के नाम से हमने क्लास डिफाइन की है, इस क्लास को जैसे ही इंस्टेंशिएट करेंगे एक वेरिएबल के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज का फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना? जी सर। लेकिन जब आपने डी अंडर्ड मेथड में मल्टीपल और भी ऐड कर दिए, लाइक स्ट्रिंग, लाइक ऐड, तो ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। जैसे ही क्लास इंस्टेंशिएट होगी ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। सिर्फ कंस्ट्रक्टर नहीं, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। बात फॉलो कर रही हैं आप, मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो ये लिखा क्या हुआ कि हमने V1 ऑब्जेक्ट के अंदर वेक्टर क्लास और उसके जो पैरामीटर पास किए हैं 2 और 10 पास किए हैं। V1 ऑब्जेक्ट है और क्लास वेक्टर है, और जो पैरामीटर पास कर रहे हैं 2 और 10 कर रहे हैं। फिर V2 ऑब्जेक्ट है,
क्लास वही है और पैरामीटर पास करें 5 and -2। बात समझ आ गई है ना? तो इसका मतलब पता क्या होगा कि V1 और V2 के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उनको ये पैरामीटर पास किए। जब ये पैरामीटर पास होंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे जो है ना फंक्शन जो जो इसके अंदर डीएंडर्ड है, दोज विल एग्जीक्यूट, यानी वो रन हो जाएंगे। V1 और V2 को अब आपने किया क्या है, आपने प्रिंट किया है, प्रिंट V1 प्लस V2। जब आपने इसको प्रिंट किया ना तो आपको प्रिंट करके देगा वेक्टर 7 8, यानी ये है इसका रिजल्ट, सॉरी इसका रिजल्ट, ये रिटर्न वेक्टर जो लिखा ना, वेक्टर सेल्फ डॉट ए वैल्यू, सेल्फ डॉट बी वैल्यू, और दूसरा रिजल्ट है इसका, उन दोनों को ऐड करने का। तो अब हुआ क्या, पता क्या हुआ है कि इसने क्या किया, जैसे ही आपने 210 को इनिशलाइज यानी इंस्टेंशिएट किया तो 210 के साथ ए और बी वैल्यूज इनिशलाइज हो गई, वही 2 और 10 की वैल्यूज के साथ यानी ए और बी में आ गई, फिर वही दो ए और दूसरा ए जो दूसरी क्लास का ए, ये दोनों आपस में ऐड हुए। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे सेल्फ ए डॉट अदर ए, यानी जो दूसरा वेक्टर है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 5 और 2 ऐड होके 7 आ जाएगा, 10 और -2 ऐड होके 8 आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रही है? जी सर। तो यानी ये जब आपने पैरामीटर पास किए वो ऑटोमेटिकली डीएंडर्ड के साथ वो एग्जीक्यूट करेंगे और आपके पास आंसर ये प्रिंट होके आ जाएगा। और प्रिंट क्यों हुआ है कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एफ फॉर स्ट्रिंग प्रिंट के लिए वेक्टर एज इट इज प्रिंट होगा, फिर आगे पैरेंथेसिस आएंगी और पैरेंथेसिस के अंदर सेल्फ डॉट ए, ये ए की वैल्यू है एडिशन के बाद, और ये सेल्फ डॉट बी, बी की वैल्यू है एडिशन के बाद। ठीक है? जी मेरे सर, कहने का समझ आ मतलब, गई है। हाँ जी, मतलब ये है कि वो बाय डिफॉल्ट ये सारे मेथड्स रन हो जाएंगे। और डी अनडर्ड का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टीज जो है बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं, जो भी आप ऑपरेटर रखते हैं वो बाय डिफॉल्ट रन हो जाएंगे जैसे ही आप उसका क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे। सही है, चलो यहाँ तक ही है। मैं अब ये पाइथन का पार्ट यहाँ पे खत्म करता हूँ। और जो पाइथन का यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, ये जो फंक्शन है, अब मैं आपको